हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञानपुर में। आज आपको जो रेलवे ग्रुप डी का साइंस का क्लास चला जा रहा है ऑब्जेक्टिव का, उसमें आपको हम बताएंगे उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी आप तैरने का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप देखे होंगे कि कई क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम आप लोगों को बताएंगे। तो आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। और आपको 15 से 20 क्वेश्चन इसके सॉल्व कराए जाएंगे। इसका मतलब होगा कि इससे 15 से 20 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक ना। आते पहले क्वेश्चन पर, कह रहा है उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। जैसे जहाज, जो पानी के जहाज होते हैं, पानी में तैरते हैं। तो वही क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम इस सिद्धांत को पहचान करने वाले श्रेय को किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। आपको पता होगा कि आर्किमिडीज साहब ने ही तैरने का सिद्धांत दिया था। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि तैरने का सिद्धांत किसने दिया था, आर्किमिडीज साहब ने। और तैरने के सिद्धांत में ही बताया गया था कि जो वस्तु द्वारा हटाया गया पानी का भार होता है, वो उसके भार के बराबर होना चाहिए। किसके भार के बराबर होना चाहिए? उस व्यक्ति के। अगर व्यक्ति के भार के बराबर पानी हटाया जा रहा है तो कहा जाता कि वो तैर सकता है, नहीं तो नहीं तैर पाएगा। तो किसने सिद्धांत दिया था? आर्किमिडीज साहब ने सिद्धांत दिया था। बात कर रहे हैं, कुछ और ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। नील्स बोर की बात कर रहे हैं कि नील्स बोर ने क्या दिया था। तो इन्होंने हाइड्रोजन, इन्होंने नाभिकीय विखंडन का, हाइड्रोजन लिख रहे थे, नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। बात करें अगर और कौन से हैं भाई, और हैं केपलर हैं और केन रुथरफोर्ड। तो केन रुथरफोर्ड एक न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। और केपलर साहब का जो नियम है वो आप लोगों को बता चुके हैं कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम इन्होंने दिया था, ठीक ना। ग्रहों की गति से संबंधित नियम केपलर का है। 3 नियम है उसमें, ठीक ना। आपको थियरी वाली क्लास में अच्छे से बताया गया है। तो आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत क्या है? तैरने का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। और चलते हैं और देखते हैं। और अभी हम आगे देखेंगे कि कौन सी वस्तु कब तैरती है, कब डूब जाती है और कब डूब करके तैरती है, ठीक ना। उसको देखते हैं हम लोग आगे और देखते हैं। जिस क्वेश्चन में वो आएगा उसको देख लिया जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहां पर 2 बातें हैं, एक है उत्प्लावक बल और एक है वस्तु का भार। देखिए, एक है उत्प्लावक बल और एक है वस्तु का भार। पहला कंडीशन देखते हैं। अगर उत्प्लावक बल अगर अधिक हो जाए और वस्तु का भार कम रहे तो क्या होगा। अब उत्प्लावक बल क्या होता है? देखिए, कोई वस्तु जो रहती है, कोई मान लेते हैं जो वस्तु है, तो उस पर पानी के द्वारा एक बल लगाया जाता है। पानी के द्वारा क्या लगाया जाता है? एक बल लगाया जाता है। और उसी बल को हम कहते हैं उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उत्प्लावक बल, ठीक है। तो ये बताइए, अगर उत्प्लावक बल अधिक रहेगा, वस्तु का भार कम रहेगा, तो इसका मतलब है वस्तु को ऊपर रखा रहेगा। तो पहला कंडीशन क्या होगा कि उत्प्लावक बल अगर अधिक है और वस्तु का भार कम है तो वस्तु क्या होगा? तैरेगा। क्या होगा भाई? तैरेगा पानी की सतह पर। कब? जब ये अधिक रहे। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर उत्प्लावक बल कम हो जाए अब वस्तु का भार अधिक हो जाए। तो ये बताए, जब वस्तु का भार अधिक हो जाएगा और उत्प्लावक बल उस पर काम न कर पाए तो क्या हो जाएगा भाई? तो जो दूसरा कंडीशन है वो हो जाएगा, डूब जाएगा। कौन डूब जाएगा? वस्तु डूब जाएगा। और तीसरा कंडीशन है कि जब दोनों बराबर हो जाए, उत्प्लावक बल किसके बराबर हो जाए? वस्तु के भार के बराबर हो जाए, तो इस दशा में कहते हैं कि वस्तु डूब करके तैरेगा। पानी के सतह के अंदर डूब करके तैरेगा, डूब कर तैरेगा। तो आपको हमने 3 कंडीशन बता दिया। अगर उत्प्लावक बल का मान अधिक होगा, वस्तु का भार कम होगा, तो वस्तु उसके ऊपर सतह पर तैरेगा, पानी के सतह पर तैरेगा। अगर उत्प्लावक बल का मान कम हो जाए, वस्तु का भार अधिक हो जाए तो डूब जाएगा वस्तु। और उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो जाए तो डूब करके तैरेगा। अब देखते हैं कि कौन सा कथन क्या पूछ रहा है, गलत है। पहला कंडीशन करा, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो। उत्प्लावक बल अगर वस्तु के भार से कम हो जाएगा तो कह रहा है वस्तु डूब जाएगी।
तो आपको नहीं लग रहा है अगर उत्प्लावक बल कम हो जाएगा अब वस्तु का भार अधिक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उत्प्लावक बल कम हो गया, वस्तु का भार अधिक हो गया तो डूब जाएगा, तो इसका मतलब सही कह रहा है। अगला है यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो कह रहा है तो वस्तु तैरेगी, तो वस्तु तैर तो रही है, इसका मतलब दूसरा भी सही है। तीसरा करा यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से क्या हो जाए, कम हो जाए। यहाँ पर है ना उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो जाए तो वस्तु को डूबना चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, तो वस्तु तैरती है। बहुत गलत बात कर रहा है, गलत कर रहा है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है। चौथा देखते हैं यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो जाए, उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो जाए तो कह रहा डूब करके तैरेगी, इसमें भी कह रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी गलत है और ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये समझिएगा कि उत्प्लावक बल कहाँ काम करता है, वस्तु पर काम करता है, वस्तु का भार, और कहाँ काम करता है, ऊपर की ओर। कहाँ काम करता है, ऊपर की ओर, उसे ऊपरी प्रणोद भी बोलते हैं। ठीक है, और बल कहाँ, अरे सॉरी क्या बोल रहे थे हो, हाँ वस्तु का भार, तो वस्तु का भार कहाँ कार्य करता है, वो नीचे की ओर कार्य करता है। और दोनों की बात करें अगर कि उत्प्लावक बल और वस्तु का भार दोनों कहाँ कार्य करते हैं, तो विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, क्योंकि ये ऊपर काम कर रहा है और वो नीचे काम कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर करा उत्प्लावक का केंद्र हमेशा होता है विस्थापित द्रव के आयतन के समानुपाती होता है, या कह सकते हैं कि जो उसके हटाए गए द्रव के भार के बराबर कार्य करता है। ठीक है, तो वही बात कर रहा है वो। तो उत्प्लावक बल का केंद्र हमेशा कहां होगा, विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के समानुपाती होगा, विपरीत होगा। ठीक है, समानुपाती विपरीत होगा। चलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये तो अभी आपको बताया भी है। अगला है करा किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं, आर्किमिडीज आपके सिद्धांत के। तो इसमें कुछ और भी दिए गए हैं, जरा उनके भी सिद्धांत को देख लिया जाए। न्यूटन का तीसरा नियम, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है भाई, यही तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्या है ये, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बात करें दूसरा कौन ऑप्शन में है, फैराडे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम इन्होंने दिया था, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम फैराडे का नियम है। अगला बात करें आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो इन्होंने ही तो दिया था, क्या, तैरने का सिद्धांत, तैरने का सिद्धांत। और अगर बात करें चौथा तो कौन है भाई, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है, बता सकते हैं ओम का नियम क्या है, आप कहेंगे कि V/I का मान एक नियतांक होता है और इसी नियतांक को आप R कहते हैं, और R ही क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और उसका मात्रक होता है ओम। ठीक ना, तो ये ध्यान से समझेगा कि किसी परिपथ का विभव और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, यही ओम का नियम है। और ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इतना बातें भी और जान गए आप। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए बल को क्या कहते हैं, अभी बताएं हम क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं, उत्प्लावन बल आप कहते हैं, तो उत्प्लावक बल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पानी के ऊपर जो बल लगाया जाता है उसी को आप क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। और वस्तु क्या, वस्तु का भार कार्य करता है कहाँ, नीचे की ओर कार्य करता है, और उत्प्लावक बल ऊपर की ओर कार्य करता है, दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, याद रखे रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्प्लावक बल या उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण, बिल्कुल नहीं, गुरुत्वाकर्षण कहाँ कार्य करता है, यहाँ पर पृथ्वी पर कार्य करता है। ठीक है, जिस वस्तु के कारण या जिस वस्तु के कारण जिस बल के कारण किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो उसमें एक आकर्षण का गुण होता है, वही आकर्षण जिस बल से बना होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, अब बात करें घर्षण, तो घर्षण किसे कहते हैं, दो संपर्क तलों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि हम जब रोड पर चलते हैं और आप देखे होंगे बरसात के मौसम में जब आप चलते हैं तो क्या होता है,
कहीं कहीं मिट्टी पर अगर चलते होंगे तो आप देखते होंगे स्लिप कर जाते होंगे, फिसल जाते होंगे, तो वहाँ पर घर्षण का मान थोड़ा कम हो जाता है। तो जब घर्षण का मान कम हो जाता है इसी वजह से उसमें फिसलन आ जाता है। ठीक है, तो घर्षण बल तो उसे कहते हैं ना, संपर्क तलों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को घर्षण बल कहते हैं। और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उत्प्लावन बल। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, करा जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है। अब बताइए, करा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कि फैराडे का नियम अभी बताया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम इन्होंने दिया था। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है, प्रेरित धारा बताता है ये। ठीक है ना। तो अगला क्या है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम बताता है, F बराबर m में आपको बताया जा चुका है। F बराबर m में या संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। और आप लोग बताइए, संवेग परिवर्तन की दर अगर बल के बराबर होती है तो संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, जरा इसको छाप दीजिएगा। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कि संवेग में परिवर्तन की दर अगर बल कहलाती है तो संवेग में परिवर्तन केवल क्या कहलाती है। इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जहाजों की गति में वृद्धि किस पर आधारित है, तो वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ये सब केवल देख करके आंसर करने वाले हैं। ठीक ना। अब कुछ और बातें आपको बता दे रहे हैं। अगला देखिए, करा ऊपरी प्रणोद आ गया ना, ऊपरी प्रणोद वही उत्प्लावक बल आपका। तो करा ऊपरी प्रणोद और भार किस दिशा में प्रयुक्त होते हैं। अभी हम बोले हैं कि उत्प्लावक बल वस्तु के ऊपर कार्य करता है, ये वस्तु है तो उत्प्लावक बल ये कार्य करता है, और भार इसका ऐसे कार्य करता है। तो दोनों की दिशाएं क्या है भाई, विपरीत दिशाएं हैं, दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, है ना, विपरीत जा रहे हैं तो विपरीत दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, करा किसी, इस क्वेश्चन को बस इसी वजह से बता रहे हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश नाम देखिए दे रखा है, और कई बार आप देखते होंगे कि परीक्षाओं में इंग्लिश नाम दे देता है, उसी से कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। और इंग्लिश को भी इसने हिंदी में लिख रखा है। सबसे बड़ी बात तो इसका ये है। तो देखिए क्या कर रहा है, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। सबको पता है उत्प्लावक बल कहते हैं, लेकिन उत्प्लावक बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायंट फोर्स। क्या कहते हैं, बायंट फोर्स। याद रखिएगा, बायंट फोर्स, उत्प्लावक बल। ऑप्शन नंबर पहला। बाकी फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन माने क्या होता है, घर्षण बल, अभी बताया हम आपको। बाकी दिया ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, F बराबर G m1m2/r², बताया जा चुका है ना आपको, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मात्रक मान क्या होता है, सब हम आपको बताएं। 6.65 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बायंट फोर्स। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ करा है, यदि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। करा, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाती है, तो बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। अगर एक बर्तन में पानी है और उसमें बर्फ डाल दे रहे हैं और बर्फ पिघल जाए, तो कह रहा बताइए पानी क्या होगा। तो आपको पता होगा कि जो बर्फ पिघलेगा वो पानी का सतह में वृद्धि नहीं होगा। अगर एक बर्तन है, इसमें जल है और हम एक टुकड़ा डाल दे रहे हैं बर्फ का, तो अगर ये पिघलेगा तो इसके सतह में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा। सतह में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि द्रवों के जो अणुओं के बीच जगह होता है उसी जगह में ये जा करके एडजस्ट कर लेगा। ठीक ना। और आपको पता होगा कि ठोस के अणुओं के बीच सबसे कम जगह होता है, फिर होता है द्रव के अणुओं के बीच, और गैस के अणु जो होते हैं वो सबसे दूर दूर होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तन नहीं होगा, पूर्ववत रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, जलस्तर पूर्ववत रहेगा। जलस्तर पूर्ववत रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु डूबती है, ठीक है, तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप बल क्या होगा।
हम आपको 3 कंडीशन बताए थे इसके पहले, और उस कंडीशन से आप इसका उत्तर बताइए। करा अगर कोई वस्तु डूबती है, यानी डूबने की शर्त क्या है। जब वस्तु डूब जाती है, आपको बताएं, एक तो वस्तु ऊपर तैरेगी, है ना, और एक वस्तु द्रव के अंदर तैरेगी, और एक वस्तु डूब जाएगी। तो वस्तु कब डूबती है? जब वस्तु का भार अधिक हो जाए और उत्प्लावक बल कम कार्य करे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या होगा? तो कह रहा वस्तु के भार से कम हो जाए। कौन? उत्क्षेप बल या उत्प्लावक बल। कौन सा बल? उत्क्षेप बल या उत्प्लावक बल। अगर ये कम हो गया भार से, तो निश्चित ही वो वस्तु डूब जाएगी। क्या हो जाएगी? वस्तु डूब जाएगी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला है करा उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। देखिए अभी आगे ना, अभी हम आपको बताएं उत्क्षेप बल को उत्प्लावक बल करते हैं, और अभी बोले हैं कि ये क्या करता है? ये ऊपर की ओर कार्य करता है, और भार किसी वस्तु का नीचे की ओर कार्य करता है, और दोनों किसी दिशा में कार्य करते हैं भाई? विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। तो हो जाएगा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, यही इसके पहले बता रहे थे। और देखिए क्वेश्चन आया रेलवे ग्रुप डी में, तो हो जाएगा आपका विपरीत दिशा में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इतना हटा देते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो ऊपरी बल कार्य करता है। देखिए ये भी रेलवे ग्रुप डी में है, तो इस बल को क्या कहते हैं? जब पानी में डुबोया जाता है तो वो एक जो पानी होता है वो वस्तु पर एक भार एक कार्य करता है, तो एक बल लगाता है। तो कौन सा बल लगाता है वही पूछ रहा है, इसका आंसर आप बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो देखिए हाइड्रोमीटर, आपको पता होगा कि हाइड्रोमीटर मापने के लिए हम एक दिन बताए थे आपको, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर बहुत कंफ्यूजन होता है। हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर, ठीक ना। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? आपका आर्द्रता नापा जाता है, और हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? आपका आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो ये बताया जब घनत्व मापा जाता है तो ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक ना। तो याद रखे रहेगा, एक होता है हाइग्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमीटर, ठीक ना। तो इससे क्या नापा जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, और इससे क्या नापा जाता है? घनत्व मापा जाता है, आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं किस बात का? ये यहां पर लिख दें आपेक्षिक घनत्व, और ये आर्द्रता। हाँ तो क्या इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है भाई? ये दूध मापने का, दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता मापी जाती है इलेक्ट्रोमीटर से। बात कर रहे हैं ओडोमीटर, तो ओडोमीटर से क्या मापी जाती है भाई? तो ओडोमीटर इनके सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। किसके सिद्धांत पर? क्या बोल रहे क्वेश्चन कहाँ है? हाँ आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन आधारित नहीं है? तो ओडोमीटर कार्य नहीं करता है, ठीक ना। तो ओडोमीटर करता क्या है? तो ओडोमीटर का कार्य, चलिए आप बताएंगे, आप बताइए। ओडोमीटर और हम आपको बताते हैं स्पीडोमीटर, ये हम आपको बता चुके हैं। स्पीडोमीटर, ये दोनों को हम एक जगह बताते हैं, बोले थे कि कंफ्यूजन होता है दोनों में। दोनों का आंसर आप बताइए कि ओडोमीटर और स्पीडोमीटर का क्या काम है, ठीक ना। ये आप बताएंगे, और दोनों जो है हिंट दे दे रहे, मोटरसाइकिल में होते हैं ये, तो आप बताइए, ठीक है। चलते हैं अगला। तो ये ओडोमीटर कार्य नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी है। अगला है देखिए, कह रहा है कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल क्या होगा? वस्तु तैरती है और वस्तु पर, यदि कोई वस्तु तैरती है तो क्या होगा, आप बताइए। 3 कंडीशन हम आपको बताए हैं, तो वस्तु के भार के बराबर होगा। अगला है, यदि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है ऊपर की ओर, वही उत्प्लावक बल कहलाता है, और यह आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो क्या कह रहा है? तो उस पिंड द्वारा विस्थापित किया गया तरल
के भार के बराबर होता है। बिल्कुल होता है, ये तो तैरने का सिद्धांत है और तैरने का सिद्धांत आर्किमिडीज सामने दिया है। तो कह रहा है कि नियम किसके द्वारा वो होता है, लीजिए है ना, आर्किमिडीज के सिद्धांत से, ठीक है ना। चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्या आखिर, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो करा उत्प्लावक बल का परिमाण तरल के किस बात पर निर्भर करता है। तो देखिए यह निर्भर करता है घनत्व पर, और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर किसी वस्तु का आयतन अधिक हो जाए तो जरा देखिए घनत्व का आयतन से उल्टा का संबंध है, और अगर आयतन अधिक हो जाएगा तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर एक लेते हैं सुई और एक लेते हैं जहाज, एक है सुई और एक है जहाज। आप देखे होंगे कि सुई पानी में डूब जाती है, छोटी सी लोहे की बनी होती है, या आप कह सकते हैं लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन जहाज लोहे से बना इतना बड़ा जहाज पानी में नहीं डूबता है। तो जरा बताइए क्यों नहीं डूबता है। तो रीजन ये है कि जहाज का ये ज्यादा आयतन कवर कर, आयतन कहते किसे हैं, किसी वस्तु द्वारा इस वायुमंडल में जितना स्थान घेरा जाता है, कवर करा जाता है, वही उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो कौन बताइए कौन ज्यादा स्थान कवर कर रहा है, जहाज की सुई। तो आप कहेंगे जहाज। तो जहाज का आयतन क्या हुआ, आप कहेंगे अधिक हुआ। तो जब जहाज का आयतन अधिक हुआ तो क्या कम हुआ, घनत्व कम हुआ, नहीं हुआ। जहाज का अगर आयतन अधिक तो घनत्व कम। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका घनत्व कम होता है वो वस्तु तैर सकती है उसमें, यानी तैरने के लिए घनत्व का कम होना भी जरूरी है, ठीक है। अगर वही सुई का आयतन क्या है या लोहे की कील का आयतन क्या है, कम है, तो घनत्व क्या हुआ, ज्यादा। और जब घनत्व ज्यादा हुआ तो आप देख पा रहे होंगे कि वो डूब जा रही है। क्या हो रही है, डूब जा रही है। तो आपको इस थियरी से समझना पड़ेगा कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और अगर आयतन अधिक हुआ तो घनत्व कम, और अगर आयतन कम हुआ तो घनत्व ज्यादा। और तैरने का कंडीशन आपको बता दिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर इसका मात्रक की बात करें कि घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो जरा बताएं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या है भाई, किलोग्राम, अरे मीटर क्यूब स्क्वायर लिखे हैं, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या इसी को आप बोलते हो किलोग्राम इंटू घन मीटर, सॉरी इंटू कर रहे हैं, प्रति, किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो ऐसे कुछ आपके क्वेश्चन थे, ये आपको करा दिए गए। अब अगला जो चैप्टर है वो दाब को, घनत्व को, और इस पर अगर कोई क्वेश्चन आ रहेगा तो उसको हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप अपने स्वास्थ्य का इस समय बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आप देख रहे होंगे कि कोविड-19 बढ़ता जा रहा है, और ये थर्ड वेव जो है वो पिछले से बताया जा रहा है कि ये कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तो इस बार आप लोग सभी लोग ध्यान जरूर दीजिए, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर वैक्सीन अभी भी नहीं लगवाए हैं तो बिल्कुल लगवा लीजिए, और अब तो 15 साल प्लस वालों को भी लग रहा है तो बिल्कुल लगवा दीजिए। और आपका काम है आप अवेयरनेस फैलाना, सबको अवेयर करना, बताना, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।